हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का। आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे और तैयारी बढ़िया तरीक़ा से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेकर आया हूं कि जो आपको जून 2023 का मैगजीन है। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन सार संग्रह देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जीके जीएस देखने को मिलता है। इसमें आपको 200 प्रश्न रहेगा ऑल सब्जेक्ट का, और क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। और आपके आगामी एग्ज़ाम जो कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, शिक्षक, एसएससी और आगामी ऑल पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दिया गया है, और इसका जो मैं डिस्कशन करवाऊंगा, आपको फुल डिस्कशन कराऊंगा, और इसमें कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेगा, और मैं आपको कंसेप्ट के माध्यम से भी आपको पूरा नई चीज़ों को जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं मंथली प्रतियोगिता दर्पण हो गया और बिहार दृष्टि मैगजीन, उसको भी मैं कवर करता हूँ। तो दोनों मैगजीन आपका कवर करवाता हूँ, जिसमें से हम सार संग्रह दोनों मैगजीन का कवर करवाते हैं, और आपका करंट अफेयर भी दोनों मैगजीन से करवाते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, आप आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला सेक्शन हम कवर करेंगे, भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। ठीक है, देखो मेरे भाई, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजन अस्तित्व में आया था। तो आपको पता है 6ठी महाजनपद में गौतम बुद्ध का भी, उसमें बौद्ध धर्म जो होता है उत्कर्ष पे आता है। तो उसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो आपको 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 6ठी शताब्दी में ही। तो देखिए 16 महाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आपसे यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है आपको 2 ग्रंथ में मिलेगा। कौन कौन सा ग्रंथ में? आपको एक आपको बौद्ध ग्रंथ में मिलेगा, ठीक है, और दूसरा आपको जैन ग्रंथ में मिलेगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और घुमाता है। बौद्ध ग्रंथ में आपको किस में देखने को मिलता है? तो ये देखो अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। और जैन ग्रंथ में आपको भागवती सूत्र में देखने को मिलता है, तो ये भी पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ के आपको भगवती सूत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 16 महाजनपदों में से आपको 3 महाजनपद जो होता है आपको कहाँ होता है? बिहार में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बिहार में कौन कौन सा होता है? तो एगो आपका था अंग, जिसकी राजधानी कहाँ होता है? चंपा होता है। ठीक है, दूसरा होता है मगध, जिसका राजधानी कहाँ होता है? राजगिरी होता है। और तीसरा जो होता है आपको बज्जी, ठीक है, इसका राजधानी आपको वैशाली होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा देगा। जो आपको 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद होता है आपको मगध होता है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और देखिए चंपा से क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में पूछा था, बीपीएससी भी पूछा है। जो चंपा का जो उल्लेख जो मिलता है आपको, ये चर्चा जो किया गया अथर्ववेद में मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो आपका यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक होगा, इसी से क्या क्वेश्चन पूछेगा। हम आउट ऑफ इंडिया चलते हैं, नहीं पहले हम इंडिया में ही देखते हैं। एक है दक्षिण भारत में देखते हैं। ठीक है, एक जनपद होता है आपको दक्षिण भारत में, क्या नाम होता है उसका? अस्मक। तो ये भी कई एग्जाम में पूछता है, जिसका राजधानी कहाँ होता है? पोटन। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पूछ देता है कि 16 महाजनपदों में से एकमात्र दक्षिण भारत का कौन सा था? तो अस्मक, जो कि आपको गोदावरी नदी के तट पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको आंध्र प्रदेश एरिया में देखने को मिलता है। अब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको 2 जनपद है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 जनपद किस में है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाक कौन कौन सा है? एक है मेरे दोस्त, देखो गंधार है। ठीक है, जिसका राजधानी सबको पता होगा तहसीला होता है। और दूसरा जो होता है कंबोज होता है, कंबोज, जिसका राजधानी हाटक होता है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है। ये आपका जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला हो गया, जिसको राजा दक्ष बनाता है। ये भी कई बार के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तक्षशिला का निर्माण राजा दक्ष करवाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अब थोड़ा सा हम इंडिया आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय नाम सुने होंगे आप लोग, जो कि आपको ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, मेरे जिला के आसपास है, ये राजगीर के आसपास देखने को मिलता है ये। तो इसको जो बनाता है आपको किसने बनता है? कुमारगुप्त प्रथम बनाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, कुमारगुप्त। और ये आपको भारत का सबसे प्राचीन है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन, ये भी आप लोग याद रखना।
ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीनतम तो हो गया तक्षशिला, और भारत का सबसे प्राचीनतम हो गया आपका नालंदा, जिसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम करवाता है। बाद में एक बहुत बड़ी बदमाश शासक होता है, तुर्की का एक शासक होता है, ठीक है। तुर्की का शासक कौन होता है? बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी इसमें आग लगा देता है और ये पूरा तरीका से नष्ट हो जाता है। और थोड़ा सा हम बिहार घूमते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से आपके एग्जाम में। विक्रमशिला नाम सुने होंगे, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपको भागलपुर के एरिया में देखने को मिलेगा, भागलपुर के एरिया में देखने को मिला, और इसका जो निर्माण करवाता है वो आपको धर्मपाल करवाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इतना आप लोग याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी 16 महाजनपदों में सबका राजधानी याद होना चाहिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कि आपका क्वेश्चन था ना कि गौतम बुद्ध के जीवन काल में के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद का अस्तित्व में? तो 16। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखो और फ्रेम किया जाता है, गौतम बुद्ध से आपको 16 महाजनपदों में जोड़ के। तो 16 ये आपका गौतम बुद्ध जो होता है ना, सर्वाधिक उपदेश, देखो कोरिलेट करना बड़ी जरूरी है, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश का कौन सा जगह दिए थे? तो ये 16 महाजनपद का ही पार्ट था। आप देखो ना, पढ़े होंगे कौशल देश की राजधानी, ठीक है। कौशल की राजधानी कहाँ पड़ा था आपको? श्रावस्ती। तो ये श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा आपको उपदेश दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फ्रेम कर दिया जाता है कि गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये आपको श्रावस्ती में दिए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेद त्रयी किन वेदों के संकलन को कहा जाता है? तो देखो मेरे दोस्त, 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तीनों वेद को अगर मिला दिया जाएगा ना तो उसी को ही वेद त्रयी बोला जाता है। आप देखो वेद से भी बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो वेद, सबसे पहले तो आपको वेद किसने लिखा ये पता होना चाहिए, मैं भी सबको पता होगा। तो आपको पता है वेद व्यास जी, ठीक है, वेद लिखे थे, ठीक है। तो 4 वेदों में से देखो, चारों वेद के बारे में जानो। ऋग्वेद जो होता है आपको सबसे प्राचीन होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। यजुर्वेद जो होता है क्या होता है, यहाँ से भी देखो क्वेश्चन पूछता है, जो कि भैया गद्य और प्लस पद वाला वेद होता है, यानी कविता और कहानी वाला वेद, ठीक है। अच्छा, सामवेद आइए, तो सामवेद अनारकली डिस्को चली गायन से रिलेटेड है, ठीक है। गायन से रिलेटेड है तो इसको भी पता होना चाहिए। एक बात छूट गया आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में मेरे को दोस्त क्या होता है, इसमें मेरे दोस्त जादू टोना से रिलेटेड है, ठीक है। जादू टोना से रिलेटेड है। ये चारों वेद आपका कंसेप्ट क्लियर है। इन क्वेश्चन घुमाएगा, क्वेश्चन क्या घुमाता है आयोग जब क्वेश्चन सेट करता है ना, तो देखो सबसे प्राचीन वेद तो आपका हो गया ऋग्वेद, ठीक है। देखो प्राचीन आपका ऋग्वेद, लेकिन पूछ देता है कई बार कि बाद वाला वेद कौन सा है? सबसे बाद वाला वेद आपका अथर्ववेद हो गया। तो ये चारों आप लोग 5 याद रखना, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वरना गलती कर दोगे, ठीक है। तो ये सबसे आप इम्पोर्टेंट है, ये चारों 5 को आपको याद होना चाहिए। और देखो सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया है ना दोस्त, अभी तक का ऋग्वेद से पूछा गया है। ऋग्वेद से देखो कितना क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ऋग्वेद में आपको ऋग्वेद में 3रे मंडल में ना सोम देवता का उल्लेख है, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। नहीं, 3रे में नहीं, देखो गलती हो गया ना, एक सेकेंड, 3 से स्टार्ट किया ना। 3रे मंडल में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा। और 9वें मंडल में, ठीक है, 9वें मंडल में आपको सोम देवता का उल्लेख मिलता है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। और 10वें मंडल में हम जाते हैं तो आपको 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 10वें मंडल में जाओगे तो आपको 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में ही पता है आपको गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, गाय के लिए भी धन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इतना आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन देखो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है, ये सब पता होना चाहिए। वेद की संख्या 4 होता है, वेदांग आपको 6 होता है, पुराण आपको कितना होता है 18 होता है, उपनिषद कितना होता है 108 होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। कौन सा महाजनपद गोदावरी के तट पर अवस्थित है? देखो मैं पढ़ाया था आपको, गोदावरी के तट पर स्थित है, तो आपका असमक है, जो कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो श्वेतेश्वर उपनिषद में आपको ये सफ़ेद घोड़ा देखने को मिलेगा। संतलत काल और मुगल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाला ऋण को क्या कहा जाता है? तो ये तकावी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन देखिए बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? देखिए औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाता है उसके बाद जजिया कर जो होता है आपको जहादर शाह हटा देता है। जहादर शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? तो बरीद जो होता था ये जासूसी विभाग होता था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तारीख है मोहम्मदी नमक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, सब बीपीएससी पैटर्न है ये। तारीख है मोहम्मदी नमक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मोहम्मद बिहमद खानिक के द्वारा लिखा गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नियामत एक खुदाई, ठीक है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि यानी अल्लाह का प्रतिनिधि अपने आप को बोला था जी बलवन। देखो न्याय खुदाई की राजनीतिक विचारधारा का निर्माण किसने किया था? तो ये बलवन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलवन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको मेरे दोस्त, बलवन से ना बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो बलवन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो बलवन का जो कार्यकाल होता है आपको 1266 में होता है। ठीक है, और ये 86 तक शासक करता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या क्या कंसेप्ट थोड़ा सा जान लो। ये बलवन जो होता है ना, बलवन को ये तो आपको पता है इल्तुतमिश का दास होता है। ठीक है, इल्तुतमिश का दास होता है बलवन, ये पता होगा, जो गुजरात विजय के दौरान इसको खरीदता है। ये भी बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बलवन जो होता है अपने आप को उपाधि धारण करता है, बहुत ही बेहतरीन शासक हुआ बलवन भी। ये जिले इलाही की उपाधि धारण करता है, तो ये भी आप लोग याद रखना, जिले इलाही का उपाधि धारण करता है। और ये अपने आप को क्या कहता है? तो नियामत एक खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है। ठीक है, कि हम ही अपने आप को अल्लाह है, हम ही आप अपने गॉड है। तो ये भी आप लोग याद रखना, नियामत एक खुदाई यानी जिले इलाही की उपाधि किसने धारण किया था? तो बलवन ने शुरू किया था। इसी के समय में आपको पता है सिजदा और पैबोस पढ़े होंगे आप लोग, सिजदा प्लस पैबोस जो कि ये ईरानी पद्धति था। तो ये भी इसी के समय में आपको प्रचलन शुरू हुआ था, जिसमें से आपको पता है ना, पिक्चर में देखे होंगे जो कदम जो पैरों को चूमता है। ठीक है, तो ये आपको उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये ईरानी परंपरा था उस समय का। एक त्यौहार शुरू किया था इसमें नवरोज, आपको पता होगा, पढ़े होंगे, नवरोज त्यौहार भी इसी के समय में शुरू हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ये लौह एवं रक्त की नीति, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। लौह एवं रक्त का पॉलिसी किसने लाया था? तो आपको ये बलवन ही लाया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है बलवन से। वैसे देखो बलवन ने गुप्तचर विभाग बनाया था। ठीक है, गुप्तचर विभाग, तो गुप्तचर विभाग का आपको क्या नाम दिया था? तो दीवाने अर्ज दिया था। ठीक है, दीवाने अर्ज बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसने एक सिक्का चलाया था, चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसको मासा कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, जो नाम सुने होंगे, तुर्कान-ए-चहलगानी। ठीक है, चहलगानी, देखो एक्चुअल में होता है ना, 40 गुलामों का समूह होता है ना, इसको भैया इल्तुतमिश देखो शुरू करता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त, इल्तुतमिश शुरू करता है लेकिन बलवन इसको ख़त्म करता है। ठीक है, तुर्कान-ए-चहलगानी बलवन ख़त्म करता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। अच्छा, एक उपाधि और दिया था नसरुद्दीन महमूद जो होता है ना, ये बलवन को उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि? उलुग खान की उपाधि, बहुत बार सही एग्जाम में पूछा है ये। ठीक है, उलुग खान की उपाधि किसने दिया था? तो ये नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलुग खान की उपाधि दिया था। तो ये भी आप लोग याद होना चाहिए। और आपको तो पता है इसका बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन होता है। ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको ही पता होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, बलवन के समय में ही आपका ये अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो और अमीर हसन, तो दो गो विद्वान था, ये दोनों को आप लोग नाम याद होना चाहिए। बलवन से बहुत क्वेश्चन है यार। बलवन पता है क्या कहता था? बलवन एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं जब भी निम्न वर्ग के लोग को देखता हूँ ना, तो मेरे हाथ में तलवार आ जाता है। इस तरह का आर्गूमेंट इसने अपने किताब में ऐसा बताया गया है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जब ये मरता है तो इसको मतलब बहुत, चलो छोड़ो, वो एग्जाम में वैसे आएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अब कवर करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, कहता है 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजों सरकार के संबंध के पूर्ण परीक्षण एवं परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये बटलर समिति का गठन किया गया था। ये डेट भी याद रखना, 1927। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूल सिद्धांत क्या था? तो ये हस्त उत्पादन कार्य था।
भारत में निर्वाचन पद्धति, पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा जिसको भैया सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपको 1928 में होता है और ये कहाँ होता है? तो ये दिल्ली में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन से है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। वो साइमन कमीशन के बारे में जानो, बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो गठन होता है साइमन कमीशन का, नहीं आपको पता होना चाहिए, ये नवंबर में होता है। ठीक है, नवंबर 8 नवंबर को होता है। 8 नवंबर 1927 को जो होता है भैया साइमन कमीशन का गठन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, गठन होता है तो ये भारत कब आता है? आपके एग्जाम में पूछा है। देखो भारत जो आता है 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। और कहाँ आता है? तो ये मुंबई में आता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गठन तो हो गया 8 नवंबर 1927 को, और इंडिया जो आता है 3 फरवरी 1928 को मुंबई आता है। किस लिए आता है? क्या क्या काम था इसका? तो ये संवैधानिक उपचारों को हल करने के लिए आता है, यानी संवैधानिक सुधार के लिए आता है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है? इसका विरोध होता है। इंडिया तो आ जाता है लेकिन इसका विरोध होता है। विरोध क्यों होता है ना? क्योंकि इसमें सभी जो सदस्य होते हैं ना, सारा सदस्य होता है आपको ब्रिटिश होता है। ठीक है, एक भी भारतीयों को शामिल नहीं होता है। तो क्या आपका ये आयोग सही फैसला करेगा? तो इसी के कारण से ये इसमें विद्रोह होता है। और इसी विद्रोह में आपको पता है लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। इसके सिर पर लाठी पड़ता है, जिसके कारण ये 17 नवंबर, ठीक है डेट याद रखना, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसी के समय में देखो वो नारा चला था जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये नारा था कि साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा चलता है, गो बैक। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से फंसाता है। ठीक है, पहली बार जो होता है ना, फर्स्ट बार जो होता है साइमन गो बैक का नारा जो दिया जाता है, ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया जाता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया जाता है पहली बार साइमन गो बैक का नारा। लेकिन इसमें जब विरोध करते हैं तो लाला लाजपत राय भी होते हैं, तो उनके द्वारा भी ये साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है, जिसमें उनका मृत्यु हो जाता है, उनके सर पे लाठी पड़ जाता है। तो ये आपको एग्जाम में अगर पूछता है तो यूसुफ मेहर अली ही लगाना है, साइमन गो बैक का नारा दिया था। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन तो देखो बहुत है, आप लोग को इतना काफ़ी आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल आपको पता होगा 1900 कहाँ से 26 से लेकर 31 तक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? हाँ देखो, लंदन में ना 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें से आपको कांग्रेस जो होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और भीमराव अम्बेडकर जी जो होते हैं ना, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेता है, इसमें जाते कौन है? तो ये एमजी महात्मा गांधी इसमें भाग लेते हैं। तो ये भी कई इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। और देखो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ये गोलमेज सम्मेलन से। तो पहला गोलमेज सम्मेलन तो आपको पता है डेट 1930 में होता है। ठीक है, दूसरा आपको कब होता है? सेकेंड 31 में होता है, और तीसरा आपको जो होता है 32 में होता है। तो ये कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है, इसमें आप लोग याद रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है ना, भारत के उस समय जो भारत के जो होता है, आपको रैमजे मैकडोनाल्ड होता है प्रधानमंत्री। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय आपको रैमजे मैकडोनाल्ड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और लेकिन वायसराय, देखो क्वेश्चन में घुमा देगा, वायसराय जो होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है आपको विलिंगटन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, क्वेश्चन फंसा देगा, विलिंगटन। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड होता है प्रधानमंत्री, और लॉर्ड विलिंगटन जो होता है भारत के वायसराय होता है। तो ये सेकेंड वाला होता है, जिसको आप लोग याद रखना। कोई क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा है एग्जाम में, कहता है क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा है? यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो ये आपको महात्मा गांधी बोले थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो ये सबको पता है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत आपको भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। ये लॉर्ड माउंटबेटन होता कौन है? तो ये स्वतंत्र भारत के, आप पढ़े होंगे ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, बहुत बार पूछता है ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन होता है। तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैनिंग से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है।
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भैया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 क्रांति में गवर्नर जनरल था, तो इसको भी आप लोग याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय में गवर्नर जनरल था, लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा था। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये भी क्वेश्चन याद रखना, लॉर्ड पमस्टर्डन होता है, ठीक है, लॉर्ड पमस्टर्डन। जोड़ के पढ़ो तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो उस समय लॉर्ड पमस्टर्डन आपको हो जाता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और लॉर्ड कैनिंग के समय में देखो और क्या होता है, एक काम और करते हैं, बहुत अच्छा काम था ये। लॉर्ड कैनिंग के समय में ये आपको पता है 1862 में आपको कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना होता है, तो इसी के समय में होता है, इसको भी आप लोग याद रखना। और इसी के समय में आपको तो पता होगा कंपनी के शासन का अंत हो जाता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आप पढ़े होंगे, ठीक है। और आपको मुगल सम्राट जो होता है अपने पद से क्या होता है, समाप्त कर देता है। उसके बाद तो आपको पता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाता है। आगे का इतिहास तो आपको पता ही होगा। चलिए इतना कंसेप्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। कहता है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना हुआ था। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल होता है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, देखो कई बार इसके एग्जाम में ना स्थापना पूछता है, तो स्थापना भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 6 अगस्त 1952 को आपका स्थापना होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो ये कम से कम 2 बार होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से स्थापना से रिलेटेड आपका 124 हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी। ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। हाल फिलहाल आपको ये बिहार पुलिस में भी पूछा था संबंध निषेध में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फंसाता है और आप गलती करोगे। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हो गया आपको फातिमा बीबी, ठीक है। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन फंसता है आपके एग्जाम में। एक होता है भारत की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश। तीनों आप लोग याद रखना तो कभी नहीं भूलोगे। तो कौन होता है भारत की पहली महिला न्यायाधीश? तो होती है ये अन्ना चांडी, ठीक है, अन्ना चांडी। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है, कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये अन्ना चांडी थी। और एक क्वेश्चन और देखो घुमाएगा कि उच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है, दिल्ली उच्च न्यायालय बोलो चाहे उच्च न्यायालय बोलो, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो कौन होता है? तो ये आपको लीला सेठ होता है, लीला सेठ। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना, तीनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पहला तो हो गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो हो गया आपको फातिमा बीबी, और भारत की पहली महिला न्यायाधीश बोलेगा तो अन्ना चांडी, और उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बोलेगा तो न्यायमूर्ति लीला सेठ। तो इसको आप लोग तीनों नाम ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होता? तो ये आर्टिकल 19 और ये आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है? तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है, सेम उसी टाइप से। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को वेतन पेंशन की भत्ती किस प्रकार मिलता है? तो ये भारत के संचित निधि के हिसाब से मिलता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम आपको 2013 में पारित हुआ था। देखिए एक कर्मचारी जो कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है लेकिन उसकी नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, तो इस मामले को के तहत सुलझाना चाहिए। तो इसको देखो एक रूल बना था, ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत ऐसे केस को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम देखेंगे भूगोल को देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैनग्रोव क्षेत्र पाया जाता है? तो मैनग्रोव क्षेत्र आपको पता है सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाया जाएगा? तो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। लावल केया या बागमती या कमला नदियों में से तटबंध के मजबूत करने के लिए उनका विस्तार करने के लिए भारत के पड़ोसी देशों की सहायता कौन प्रदान करता है? तो ये आपको नेपाल करता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आपका ये शुक्र हो जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं? तो उसको पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते हैं? तो ये ऐसा ने कोपरनिकस ने ही कहा था, इसको भी आप लोग याद रखना। केपलर महाराज का आप नाम सुने होंगे, केपलर जो है वो भी ग्रह से संबंधित नियम दिया था। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? बहुत इसको पूछता है एग्जाम में, ये इसका आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये आपको उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में कितना प्रतिशत एरिया में जंगल होना चाहिए? तो ये 33% में वन होना अनिवार्य है। सरदार सरोवर परियोजना घाटी योजना जो कि कौन सा राज्य को लाभान्वित करेगा? तो आपको गुजरात को करता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शन में फंसा दिया जाता है। नासिक शहर किस नदी के तट पर है? तो ये गोदावरी, सबको पता होगा। कुछ देखिए जैव विविधता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए गुंडी, देखो बहुत बार पूछा है, ये गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। किस वर्ष पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त हुआ था राष्ट्रीय उद्यान में? तो ये 1978। आप सीधा याद रखना, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? 17%। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? तो इसको 16 कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान है? तो सबको पता होगा CO2 का योगदान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पारितंत्र तो आपको पता है किसको कहा जाता है? तो जीवों के समुदाय के साथ ही पर्यावरण को कहा जाता है, ये सब बेसिक चीज़ें पता होगा। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन को देखते हैं। करा, किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? तो उसको मुद्रा भ्रम कहा जाता है। SSC इसको पूछा है। किस पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पांचवी वाला सबको पता होगा, गरीबी हटाओ। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए वैधानिक शक्तियों किसके पास होता है? तो ये सेबी के पास होता है। बैंकिंग प्रणाली की पूर्ण संरचना के संबंध में सुझाव देने के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो बैंकिंग से रिलेटेड मेरे दोस्त ये नरसिम्हन समिति है, इसको भी आप लोग याद रखना। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज बहुत बार पूछा है SSC में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये फेरमानी समिति के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भूरी क्रांति सबको पता होगा, उर्वरक से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्लांट एंड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। ये पुस्तक है द प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो ये पता है, आधी विशेष में से एक देश की जनसंख्या को से आप उसकी कुल जनसंख्या को भाग देगा तो आपको प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। देखिए टैरिफ वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ये सब क्वेश्चन सारा SSC का प्रीवियस ईयर है। देखिए कर के रूप में सरकार द्वारा आयात पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध को क्या कहा जाता है? तो इसको टैरिफ बाधाएं कहा जाता है। केंद्रीय बैंक, जिसको RBI के नियम के अनुसार तरल रूप से बैंकों द्वारा रखे गए कुल जमा एवं भंडार का न्यूनतम अंश क्या कहलाता है? तो संवैधिक तरलता अनुपात कहलाता है। अब चलिए फटाफट साइंस को भी कवर करते हैं। साइंस में वैसा कुछ दम नहीं है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला सब पढ़े होंगे, अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। अब मैं इस बार प्रतियोगिता दर्पण को फोन करूंगा कि साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड करे। वेंचुरी मीटर से आपको सबको पता होगा जल का प्रवाह नापा जाता है। पलायन वेग का मान आपको पता है 11.2 होता है। पलायन वेग उस वेग को कहा जाता है जिसको आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एरिया को पार कर जाता है, उसी को तो पलायन वेग कहते हैं। करा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया जाए तो वो पिंड आपको कभी वापस लौट के नहीं आएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सब कुछ नहीं रखा है सब में। हाँ, आकाश के नीले रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो आपको पता है इसमें आपको वायुमंडल में धूल आदि कणों को के कारण किरण, आप उस ऑप्शन के अनुसार देखना, ठीक है। परिकिरण रहेगा तो आपको परिकिरण लगाना है। अच्छा, ट्रकों, कारों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? सबको पता होगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम्ब या निषेचित होता है? देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टूडेंट गलती करता है, ठीक है। ये डिम्ब वाहिनी नली सही है, तो इसको आप लोग याद रखना कि मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम्ब का निषेचन हो जाता है? तो ये आपको डिम्ब वाहिनी नली में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो ये अस्टेपिस होता है, सबको पता होगा। बड़ी पूछ लिया जाए तो बड़ी होता है फीमर, जो कि कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर के नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र का मनुष्य केंद्र होता है। क्वेश्चन बहुत इजी रखा है, साइंस वाला हार्ड देना चाहिए। समान श्वसन को नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य में होता है, तो ये आपको मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। इंसुलिन स्रावित होता है तो ये पेनक्रियाज में स्रावित होता है, सबको पता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपको एंथोलॉजी कहलाता है, ये भी सबको पता होगा। देखो फूल है तो घास भी जान लो, घास का एगस्ट्रोलॉजी में होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एगस्ट्रोलॉजी, ठीक है। चलो इस बार मैं प्रतियोगिता दर्पण को बोल दूंगा फ़ोन करके कि साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रखे, थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह सेट करे।
ये खेल खुद देखते हैं। अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो ये आपको मलेशिया करता है। अजलन शाह आपको क्रिकेट से संबंधित है। इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन की का स्थापना कब होता है? तो 1 अप्रैल 1947 को होता है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य के रचयिता कौन है? तो फादर डिडोन है। ये क्वेश्चन देखो अच्छा है जी, ठीक है। ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? तो ये फादर डिडेन है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है। कह रहा है कि किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो ये कॉर्क बॉल में होता है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब पता होगा क्रिकेट से। रोबर्ट्स कप ये सबको पता होगा फुटबॉल से। अर्जुन पुरस्कार 1961 में सबको पता होगा। खो खो खेल में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये 8 होते हैं। देखो वाटर पोलो में एक पैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। देखो वाटर पोलो अगर 7 है तो पोलो कितना होगा? कई बार गलती होता है ये क्वेश्चन। पोलो में 4 होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। पोलो 4 अक्षर के वैसे POL तो उसको याद रखना। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। अब देखो क्या क्या गलती करोगे तुम लोग, ठीक है। एक होता है जिम्नास्टिक, बड़ी गलती करता है इसमें। जिम्नास्टिक में तुम्हारा 8 प्लेयर होता है, तो इसको आप लोग याद रखना। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये सब में तो 11 होता है, सबको पता ही होगा, ठीक है। अब खो खो बेसबॉल में देखो खो खो और प्लस बेसबॉल सबको रिलेट करके पढ़ो तो कितना हो जाएगा? तो ये खो खो बेसबॉल में आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और किसको मैं 7 वाला जोड़ लो। 7 वाला किसको किसको होता है? कबड्डी में देखो भैया 7 को होता है कबड्डी में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कबड्डी, नेट बॉल और बेसबॉल। देखो कबड्डी हो गया आपका, नेट बॉल हो गया और बेसबॉल हो गया। ये तीनों में आपको 7-7 प्लेयर होता है, तो ऐसे करके रखना, याद रखना। लेकिन उल्टा हुआ भी याद रखना। आपका वॉलीबॉल देखो, वॉलीबॉल में 6 को होता है, तो ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो गलती कर दोगे, ठीक है। सारा कंसेप्ट क्लियर। एक वो 5 वाला छूट गया ना, तो 5 किस में होता है? 5 होता है बास्केटबॉल में, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कृषि से तो वैसा कुछ खास है नहीं। सोपान कृषि कहाँ किया जाता है? एक बार पूछा था SSC। सोपान कृषि आपको कहाँ किया जाता है? पहाड़ी एरिया में किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना। रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब तो बेसिक है। कंप्यूटर से भी देखो क्वेश्चन, अभी SSC देखो कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। SSC में कंप्यूटर बहुत पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर के सभी अंगनितीय और मैथमेटिकल लॉजिक यूनिट को काउंट करता है? ये भी ठीक है। मदरबोर्ड में क्या होता है? जब मदरबोर्ड CPU एक दूसरे से पुर्जे से जुड़ता है तो उसको सिस्टम बस कहा जाता है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सा होता है? तो इसमें लोगो होता है, ठीक है। किसी बाहरी स्रोत में आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कीड की जाती है, उसी सूचना को क्या कहा जाता है? तो आपको इनपुट आउटपुट कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? तो कीबोर्ड तो हम इसको इंटरनल देते हैं ना, तो ये आपका इनपुट हो जाएगा। अच्छा आपको आभासी स्मृति आमतौर पर कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हार्ड ड्राइव में देखने को मिलेगा। कोई वेबसाइट एक्सेल करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है? ये सब तो बेसिक चीज़ें, होम पेज होता है। चलिए विविध क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कहता है एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेले का आयोजन कितने समय? देखो कुंभ मेला का जो आयोजन है ना 12 साल पे होता है, इसको भी आप लोग याद रखना। लेकिन एक वो राजगीर में वो मेला लगता है जी, ठीक है, मलमास मेला, कितने साल पे लगता है? तो ये 3 साल पे लगता है, इसको भी आप लोग याद रखना। अच्छा देखो कालिदास का कुछ पुस्तक है जो पूछते रहता है एग्जाम में। कुमार संभवम हो गया, रघुवंश हो गया और अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ये तीनों आपको पता है कालिदास लिखा है। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य, बहुत बार पूछा है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा को लिखते थे? ये अवधि से रिलेटेड है। सितार और बिना बजाने के लिए एक ही गुण में क्या दोनों का मतलब डिफरेंस होता है? तो उसको गुणता के कारण ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा भारतीय शास्त्रीय नृत्य से पूछा जा रहा है भरतनाट्यम आपसे, तो भरतनाट्यम कहाँ के है? तो भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु का। देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली पूछा है, तो आपको ये भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप लोग याद रखना। कुचिपुड़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ है? तो ये कर्नाटक से रिलेटेड है, इसको भी आप लोग याद रखना। कथकली तो केरला, ये सबको पता ही होगा। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल का। ये तीनों याद रखना, तीनों पूछते रहता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल में अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? तो ये कथकली में है। अच्छा लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सारंगी से। लतीफ़ खां ने SSC पूछा है। मीमांसा दर्शा, यहाँ लिखना चाहिए उत्तरी मीमांसा दर्शा, नहीं उत्तरी तो बदरायन हो जाएगा। एक सेकंड देखो, इज ठीक है, पूर्वी मीमांसा
पूर्वी मीमांसा दर्शन के जो जनक है ना उसको जैमिनी कहा जाता है, जैमिनी था। और उत्तरी वाला अगर पूछेगा ना, उत्तरी मीमांसा का, तो हो जाएगा आपको बदरायन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है जी हमेशा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखें। सांख्य दर्शन वाला तो आपको पता होगा, सांख्य दर्शन में कपिल महाराज था। योग वाला तो आपको पता होगा, ठीक है, पतंजलि। योग का आपको पतंजलि हो जाएगा, और आपको क्या वैशेषिक का आपका कनाद हो जाएगा, और न्याय का क्या हो जाएगा, गौतम हो जाएगा। तो ये 4-5 वो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दृष्टि वाला बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये प्रतियोगिता दर्पण का है, इसको आप लोग देखिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।